क्लास में सभी बच्चों की स्वागत है। देखो, कल हम लोग चल रहे थे किसके ऊपर? कल हम लोगों ने कौन कौन सी चीज देखी थी? युग्मक संलयन के बारे में देखा था। युग्मक संलयन, ठीक है। और युग्मक निर्माण की बात चल रही थी। युग्मक निर्माण, यही चल रहा था ना कल। युग्मक संलयन और युग्मक निर्माण। युग्मक संलयन के 5 प्रकार पड़े थे। 5 प्रकार कौन कौन से थे? होलोगेमी, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी, पीडोगेमी और ऑटोगेमी। 5 प्रकार थे। और युग्मक निर्माण जो था, युग्मक निर्माण बताया था कि पादपों में युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है, और दूसरा जंतुओं के अंदर युग्मकों का निर्माण कहाँ होता है। पादपों के अंदर नर युग्मकों की बात करें, नर युग्मक और मादा युग्मक। नर युग्मकों का निर्माण किसमें होगा? पराग कोश के अंदर होता है। पोलन सैक जो होती है इसके अंदर होगा। और पराग कोश के अंदर भी किसके अंदर होगा? लघु बीजाणु धानी के अंदर होगा। लघु बीजाणु धानी। यदि आपसे ये कह दे कि पराग कोश में होगा या लघु बीजाणु, बाई चांस कोई पूछे या फिर कोई क्वेश्चन में ये दोनों विकल्प आ जाएं, दोनों ही, तो इनमें से कौन सा करके आएंगे? लघु बीजाणुधानी करके आएंगे। दूसरा है मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण जो होता है वो किसमें होगा? अंडाशय के अंदर, ठीक है, अंडाशय में होगा। और अंडाशय में भी किस क्या होता है? बीजांड। इस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है। उस भ्रूण कोश के अंदर किसका निर्माण होगा? मादा युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है। दूसरा, जंतुओं के अंदर नर युग्मकों की बात करें तो जंतुओं के अंदर नर युग्मकों का निर्माण वृषण में होगा, और मादा युग्मकों का निर्माण किसमें होगा? अंडाशय के अंदर होता है। ये पूरी प्रोसेसिंग आपको, ये वाली पूरी सेकंड चैप्टर में आएगी। पूरी सारे जितने भी ये नाम आ रहे हैं ना, जितने भी नाम आए हैं ये सब सेकंड चैप्टर में आएंगे। और ये जितने भी नाम आ रहे हैं ये आपको थर्ड चैप्टर में आएंगे, जंतुओं के अंदर, ठीक है। और सेकंड और थर्ड चैप्टर में से जो क्वेश्चन आएंगे ना, वो इन दोनों में से ही आएंगे आपके लिए। जब भी आपके एग्जाम होंगे बोर्ड के, उनमें से आएंगे। तो इसके बाद में अब देखो, कल क्या लिखाया था? युग्मक निर्माण तक। तो युग्मक निर्माण में आगे लिखना, आगे लिखो। युग्मक निर्माण में युग्मक की परिभाषा मालूम होगी। युग्मक की परिभाषा क्या है पता है ना? कल लिखाई थी युग्मक की परिभाषा। अच्छा, कल वो टेबल पढ़ के देखी थी क्या? कल एक टेबल बताई थी तुम्हारे लिए, अगुणित और द्विगुणित वाली, देखी थी वो? चलो यहां देखो, युग्मक निर्माण में लिखना नर युग्मक, लिखना पादपों में नर युग्मकों का निर्माण, पादपों में नर युग्मकों का निर्माण, पादपों में नर युग्मकों का निर्माण परागकोश, परागकोश अथवा लघु बीजाणु धानी में होता है, अथवा लघु बीजाणु धानी में होता है। लघु बीजाणु धानी में होता है। जबकि मादा युग्मकों का निर्माण, जबकि मादा युग्मकों का निर्माण मादा युग्मकों का निर्माण अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। अगली लाइन से लिखना, जंतुओं में, जंतुओं में नर युग्मकों का निर्माण, जंतुओं में नर युग्मकों का निर्माण वृषण में, वृषण या टेस्टिस, वृषण में होता है, वृषण में होता है। जबकि, जबकि मादा युग्मकों का निर्माण, मादा
युग्मकों का निर्माण कहाँ होगा? अंडाशय में होता है, अंडाशय में होता है। ठीक है। अच्छा, अगली लाइन से लिखना, पादपों में नर युग्मक को पादपों में नर युग्मक को पादपों में नर युग्मक को पराग कण, ये लिख लेना, पराग कण या पराग या लघु बीजाणु पादपों में नर युग्मकों को परागकण, पराग या लघु बीजाणु, ठीक है, या फिर पोलन, इस नाम से भी आता है, ओब्लिक करके लिखते चलना, कहा जाता है, कहा जाता है। जबकि मादा युग्मक को मादा युग्मक को अंडाणु अथवा अंडकोशिका, अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहा जाता है, अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहा जाता है। अगली लाइन से लिखना, इसी प्रकार जंतुओं में, इसी प्रकार जंतुओं में, देखो जब भी अगली लाइन से लिखो ना तो डैश करके लिखा करो ताकि वो अलग से दिखेगी, हमने अलग से लाइन ये स्टार्ट करी है किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। इसी प्रकार जंतुओं में नर युग्मक को, जंतुओं में नर युग्मक को शुक्राणु, शुक्राणु ब्रैकेट में स्पर्म, शुक्राणु कहा जाता है, शुक्राणु कहा जाता है। जबकि मादा युग्मक को मादा युग्मक को अंडाणु अंडाणु ब्रैकेट में ओवम, अंडाणु अथवा अंडकोशिका, अथवा अंडकोशिका, इसको अंड को क्या बोलते हैं? एग, एग सेल, अंडाणु अथवा अंडकोशिका कहा जाता है। ये ना सेकंड और थर्ड चैप्टर में ये इसी नाम से चलते हुए जाएंगे, ओवम या एग सेल व अंडाणु, या हिंदी शब्द थोड़े कम आएंगे, तो ये सिंपल है, ये कोई ऐसी इनमें दिक्कत आएगी नहीं, ओवम में या एग सेल के अंदर कहा जाता है। लिख लिया? अच्छा, अब ये बताओ, युग्मक जो है ना, ये जितने भी हैं, चाहे शुक्राणु हो, चाहे वो परागकण हो, चाहे वो अंडकोश का हो, ठीक है, कोई भी हो, ये कैसे होंगे? अगुणित हैं या द्विगुणित हैं? कैसे हैं ये? अगुणित होंगे, हमेशा कैसे होंगे? अगुणित होंगे। ठीक है, अच्छा ये तो हो गई। अब अगला क्वेश्चन लिखना, कल जब चल रहे थे हम, अगला क्वेश्चन लिखना, जीवन विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं को, जीवन विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। जीवन विकास की विभिन्न प्रावस्थाओं को समझाइए। इधर देखो आप सामने कि जीवन विकास की कौन कौन सी प्रावस्थाएं हैं। जीवन विकास की मुख्य 4 प्रावस्थाएं होती हैं। सबसे पहली प्रावस्था आती है भ्रूणावस्था।
भ्रूणावस्था। दूसरी आती है किशोरावस्था। तीसरी है जनन प्रावस्था। और चौथी आती है वृद्धावस्था, या इसको जीर्ण अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये चार प्रकार की क्या होती हैं, अवस्थाएं होती हैं बायोलॉजी के अंतर्गत। सबसे पहले हम बात करते हैं भ्रूणावस्था की। तो देखो भ्रूणावस्था क्या होती है। भ्रूण का निर्माण जो होता है, भ्रूण का निर्माण कैसे होता है, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, ध्यान से सुनना, नर युग्मक और मादा युग्मक जो होते हैं, दोनों युग्मकों के मिलने से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, दोनों युग्मकों के, नर युग्मक भी कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, और मादा युग्मक भी कैसे होंगे, अगुणित होंगे। और दोनों युग्मकों के मिलने से बनने वाली प्रथम कोश का प्राइमरी सेल जो होती है वो कौन सी कहलाती है, युग्मनज। और युग्मनज हमेशा कैसी अवस्था में होगा, द्विगुणित अवस्था में होगा। ठीक है, अब युग्मनज जो होती है ना, वो केवल और केवल एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल होगी, चाहे तो ये अंडाणु के अंदर हो, सॉरी माता के गर्भ में हो या उससे बाहर हो। अब युग्मनज जो होता है ना, युग्मनज में क्या होंगे, समसूत्री विभाजन होते हैं। अब समसूत्री विभाजन जब भी होंगे इसके अंदर, तो समसूत्री विभाजन से बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी, ये युग्मनज हमें पता है, ये युग्मनज कैसी है, द्विगुणित वो है कोशिका। अब इससे बनने वाली जितनी भी कोशिकाएं होंगी वो कैसी होंगी, अगुणित होंगी या द्विगुणित होंगी, बोलो। समसूत्री विभाजन लास्ट ईयर पढ़ा होगा। समसूत्री विभाजन उसे कहते हैं कि जब कोशिका से बनने वाली जितनी भी पुत्री कोशिकाएं हो, उनमें गुणसूत्रों की संख्या उनकी मदर सेल के समान हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अच्छा, तो समसूत्री विभाजन होगा। अब ध्यान से सुन लेना, ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल में जरूर आएंगी ये चीज, कि ये हमको मालूम ही है कि दोनों युग्मकों के मिलने से सबसे पहले बनने वाली कोशिका कौन सी होती है, युग्मनज होती है। अब युग्मनज से किसका निर्माण होगा, भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण बनेगा। भ्रूण का नाम सुना होगा तुमने, एम्ब्रियो बोलते हैं इसको। तो युग्मनज से भ्रूण के निर्माण की जो अवस्था होती है, या ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जानते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, या इसको बोलते हैं भ्रूणोद्भव के नाम से जानते हैं, भ्रूणोद्भव। ठीक है, या इसका एक नाम और होता है भ्रूण जनन के नाम से भी जानते हैं, ये नाम भी होता है। बोर्ड में ये एक जन 2 बार पूछा गया है, एक नंबर में, केवल एक नंबर में इसकी परिभाषा पूछी थी, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन किसे कहते हैं। तो युग्मनज से भ्रूण निर्माण की जो क्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होगी, उसको ही हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूणोद्भव या भ्रूण जनन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगली बात, कि जब भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, ये अभी साफ कर दें ये 4 अवस्था, ये बाद में और देखते चलेंगे तीनों को, अभी एक ही चल रही है पहली। जब भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, तो युग्मनज तो कैसी होती है, एक सिंगल सेल होती है, और भ्रूण जो होती है ना, इसमें कई सारी कोशिकाएं होती हैं। युग्मनज एक सिंगल सेल होगी जब एक से क्या बनेंगी, पहले 2 कोशिकाएं, 2 से कितनी बनती हैं, 4, 4 से कितनी बनेंगी, 8, 8 से कितनी बनेंगी, 16, और 16 से कितनी बनेंगी, 32, 32 से कितनी बनेंगी, 64, और 64 से कितनी बनेंगी, 128, 128 से 256, ऐसे बढ़ाते हुए चलेंगे इनको। तो इस प्रकार से कोशिकाएं क्या होती हैं, बढ़ती हुई जाती हैं। वयस्क मनुष्य के शरीर के अंदर हम लोग क्या है, वयस्क हैं, परिपक्व हैं, हमारे अंदर कोशिकाओं की संख्या जो होती है वो लगभग कितनी होती है, 10 टू पावर 14 होती है। लगभग इतनी कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। ठीक है, 10 के आगे 14 जीरो लगा लेना, काउंट कर लेना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार जो भी आए वो संख्या होती है, लगभग है, ये लगभग बता रहे हैं। अच्छा, ये वाली कोशिका जो होती है ना, वो तो कहलाती है युग्मनज। अब युग्मनज में क्या होती है, विदलन की क्रिया होती है। ठीक है,
विदलन की क्रिया होगी। और विदलन की क्रिया जो होती है, विदलन की क्रिया के फलस्वरूप जैसे ही 8 कोशिकाओं का निर्माण होगा, 8 कोशिकाओं का, तो ये वाली अवस्था 8 से 16 कोश की अवस्था जो होती है, इस अवस्था को बोलते हैं मोरूला अवस्था। इसको मोरूला के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट ईयर जब कॉलेज में आ जाएंगे तो वहां एक बुक चलेगी डेवलपमेंट बायोलॉजी के नाम से, वहां आपको ये सारी अवस्थाएं मिलती हुई जाएंगी। अभी केवल ध्यान देना कि जब भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होगा, जब भी युग्मनज से भ्रूण का निर्माण, भ्रूण होता क्या है, भ्रूण होता है कि जब युग्मनज में 100 से ज्यादा कोशिकाओं का निर्माण हो जाए, अर्थात 64 कोशिकाएं बन रही है, 64 जब विभाजित होंगी तो जैसे ही 100 से ऊपर कोशिकाएं पहुंचती हैं, वो संरचना या वो ऊतकों का समूह जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भ्रूण के नाम से या एम्ब्रियो के नाम से जानते हैं। ठीक है, दोनों जनकों के युग्मक जो हैं उन्होंने आपस में क्रिया करी और सबसे पहले कौन सी कोशिका का निर्माण किया, युग्मनज का निर्माण किया। अब युग्मनज में क्या हुए, विभाजन हुए, विभाजन 1 से 2 बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, ऐसे करके जब 100 से ज्यादा कोशिकाएं हो जाती हैं तो इसी संरचना को हम किस नाम से जानते हैं, भ्रूण के नाम से जानते हैं। और लगभग निश्चित समय के बाद में भ्रूण में क्या होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं, हाथ पैरों का निर्माण होगा, शरीर का, सिर का, सब चीजों का निर्माण होने लगता है। और एक निश्चित समय के बाद में भ्रूण जो होता है वो किस में बदल जाता है, शिशु के रूप में बदल जाता है। ठीक है, तो यहां ध्यान देना, मैं ये बता रहा था कि युग्मनज से भ्रूण के निर्माण के दौरान जब भी 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण होगा तो यह अवस्था कौन सी होगी, मोरूला अवस्था होगी। और जब 16 से 32 कोशिकाओं का निर्माण होगा तो इस अवस्था को हम किस नाम से, ब्लास्टुला अवस्था के नाम से जानते हैं, ब्लास्टुला। और जब 32 से ज्यादा अर्थात 64 कोशिकाओं तक निर्माण हो जाएगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्टुला अवस्था के नाम से जानते हैं। लास्ट ईयर तुम लोगों ने 4th चैप्टर के अंदर यह पढ़ा होगा कि मानव में या जीवों के अंदर 2 या 3 प्रकार के स्तरों का निर्माण होता है, कोरकों का निर्माण होता है। एक तो होता है एक्टोडर्म, एक होता है मीजोडर्म और एक होता है एंडोडर्म, होता है ना, ये पढ़े होंगे एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। तो इन एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का जो निर्माण होता है वो इसी प्रावस्था में होता है, अर्थात गैस्टुला फेज के अंदर होता है। ठीक, इनके नाम क्रम से ध्यान रखना। यदि 8 से 16 कोश की अवस्था है, युग्मनज जो है 8 से 16 कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है, तो वो कौन सी फेज होगी, मोरूला फेज होगी। और यदि मान के चलना, क्या नाम है, यदि मान के चलना 16 से 32 कोशिकाओं की पूछे तो वो कौन सी होगी, ब्लास्टुला फेज होगी, ब्लास्टुला। और 64 कोशिकाओं तक संख्या पहुंच जाए तो ये कौन सी होगी, गैस्टुला फेज होगी। क्लियर हो गई यहां तक, 3 अवस्था। इनके नाम जब देखो 3rd चैप्टर के अंदर ये आएंगे आपके लिए, प्लस प्रैक्टिकल में हो रहे हैं आपके लिए, 12th क्लास प्रैक्टिकल में भी है। तो नाम क्रम से ध्यान रखना, 8 से 16 कोश की अवस्था यदि है शरीर के अंदर तो वो मोरूला, और 16 से 32 कोश की अवस्था कौन सी होगी, ब्लास्टुला, और 64 कोश की अवस्था कौन सी होगी, गैस्टुला। इसी अवस्था के दौरान ध्यान रखना, इसी अवस्था के दौरान कहां गए, ये 3 स्तरों का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है। तो उसके बाद में क्या होता है, 64 से जैसे ही ज्यादा, मतलब 64 कोशिकाएं हैं, 64 कोशिकाएं क्या करेंगी, विभाजन करेंगी। अब विभाजन करने के बाद में 64 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 64 से कितनी कोशिकाएं बनेंगी, 128 बनेंगी। तो जैसे ही 100 से ज्यादा होती है ना कोशिकाओं की संख्या, तो वो जो संरचना होती है ऊतकों की, उसको हम भ्रूण कहना प्रारंभ कर देते हैं। इसको हम प्राक भ्रूण के नाम से भी जानते हैं, प्राक भ्रूण मतलब भ्रूण का निर्माण प्रारंभ हो गया है। ठीक है, उसके बाद में फिर 100 से ज्यादा कोशिकाएं होंगी, 1000, 2000, 3000, तो वो क्या कहलाएगी संरचना, वो भ्रूण कहलाती है। और अंततः भ्रूण से किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होता है। क्लियर हो गए यहां तक। तो ये अवस्था भ्रूणावस्था, देखो भ्रूणावस्था जो होती है वो युग्मनज से निर्मित होती है, और युग्मनज का निर्माण किससे होता है, दोनों युग्मकों के संलयन से होता है।
युग्मनज का निर्माण इससे होता है। किसी भी जीव के जीवन की प्रारंभिक अवस्था जो होती है वो कौन सी होगी? भ्रूणावस्था होती है, किसी भी जीव के शरीर की प्रारंभिक अवस्था। ठीक है, इसमें किसी को परेशानी? सबसे पहली अवस्था आती है भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनल फेज के नाम से भी इसको जानते हैं। एम्ब्रियोनल फेज में क्या होता है? नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर युग्मनज का निर्माण करेंगे और युग्मनज से किसका निर्माण होगा? भ्रूण का निर्माण होता है। बाय चांस कोई पूछ ले आपसे कि भ्रूण क्या होता है, ठीक है, यदि आपसे पूछ ले भ्रूण क्या होता है, तो युग्मनज में विदलन या विभाजन से जब 100 से ज्यादा कोशिकाएं बन जाती हैं, तो 100 से ज्यादा कोशिकाओं का समूह जो होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? भ्रूण के नाम से जानते हैं। और इसी भ्रूण से किसका निर्माण होगा? शिशु का, या पादपों के फेवर में लेके चल रहे तो नए पादप का निर्माण होगा। ठीक है, अच्छा, ये पहली अवस्था हो गई। दूसरी अवस्था आती है, दूसरी अवस्था, अब देखो आपके सिलेबस के अनुसार दूसरी है जुवेनाइल फेज या किशोरावस्था। किशोरावस्था या जुवेनाइल फेज, भ्रूण जब शिशु में बदलेगा तो प्रसव क्रिया के द्वारा वो क्या लेगा? जन्म लेगा। जन्म लेगा ना। अब जन्म लिया है तो जन्म जब लेगा तो ये 0 से प्रारंभ करेंगे, इसको 0 से जन्म लिया है तो उस शिशु को हम क्या बोलेंगे? 1 साल का है, 2 साल का, 5 साल का, कितने दिन का है वो? बोलो, कोई साल नहीं होगी उसकी भाई। अभी नए शिशु ने जन्म लिया है तो जन्म लेने के बाद में हम ये थोड़ी कहेंगे 1 साल का हो गया या 2 साल का हो गया। तो 0 से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था होती है, या ये कह सकते हैं जन्म से लेके 18 वर्ष तक की अवस्था जो होती है इसको ही हम क्या बोलते हैं? किशोर अवस्था के नाम से जानते हैं। अब इसको, इस प्रावस्था को भी हम 3 भागों में बांट के चल रहे हैं। 3 भाग कौन कौन से हैं? 0 से लेके, या जन्म से लेके, ध्यान देना, जन्म से लेके 5 वर्ष, 5 या 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम बोलते हैं शैशव अवस्था या शिशु अवस्था बोलते हैं। ठीक है, शिशु अवस्था बोलते हैं। इस कंडीशन में या इस अवस्था में क्या होता है? शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है, उसका पूर्ण रूपेण विकास नहीं होता, उसमें इतनी समझदारी नहीं होती है। देखी होगी ये चीज। फिर 5 वर्ष, 5 या 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये अवस्था कहलाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था। और इसी दौरान क्या होता है? शिशु के अंदर सामाजिक लक्षणों का धीरे धीरे विकास होने लगता है। मतलब वो स्कूल जाना प्रारंभ करेंगे, या घर के छोटे मोटे काम जो होंगे उनको करना प्रारंभ करेंगे, किसी चीज को पूछना भी प्रारंभ करते हैं, उसमें एक ललक होती है किसी चीज को, इस अवस्था के दौरान। ठीक है, और 12 वर्ष से लेके 18 वर्ष की जो अवस्था होती है इस अवस्था को हम बोलते हैं किशोर अवस्था। किशोर अवस्था। इस अवस्था के दौरान क्या होता है? मानव के अंदर पुबर्टी आती है, या फिर यौवना, इसी के अंदर क्या होती है? यौवनावस्था प्रारंभ होती है, पुबर्टी प्रारंभ होती है। मतलब नर यदि प्राणी है तो नर प्राणी के अंदर क्या होगा? आवाज का भारी होना, या वृषणों का विकास होना, नर जन्नांग जो है उनका विकसित होना, और हार्मोन्स जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स जो होता है उसका विकास होना। और यदि मादा प्राणी है तो मादा प्राणी के अंदर क्या होगा? मादा के द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं, आवाज का पतली होना, स्तनों का विकास होना, मासिक धर्म का आना, और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या होना? ज्यादा निर्माण होना, वो मादा के अंदर क्या होंगे? द्वितीयक लैंगिक लक्षण होंगे। तो नर के और मादा के लैंगिक लक्षणों का विकास जो होता है, या प्रारंभन जो प्रारंभ वो विकास का आरंभ किस अवस्था में होता है? इसी 12 से 18 वर्ष की अवस्था के दौरान होता है। ठीक है, तो ये पहली अवस्था हो गई किशोर अवस्था। अब पादपों, ये तो हो गई किसके संदर्भ में? जंतुओं के बारे में। लेकिन पादपों के संदर्भ में यदि देखें तो किशोर अवस्था जो होती है ना, पादपों के लिए किशोर अवस्था को हम पादपों की कायिक अवस्था के नाम से भी जानते हैं। पादपों की कायिक अवस्था बोलते हैं। और कायिक शब्द का मतलब क्या होता है?
कायिक शब्द का मतलब होता है जड़, तना और पत्ती, इनका विकास होना। तो प्रारंभ में हम किसी भी पादप को आप देख लो, आप खेतों में बीज डालो या मिट्टी में आप किसी भी पादप के बीज डालो, तो उसमें सबसे पहले फूल निर्मित होगा या जड़, तना, पत्ती विकसित होंगे? जड़, तना, पत्ती उसमें क्या होते हैं? विकसित होते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि जैसे हमारे यहाँ पे सबसे फेमस जो है, जैसे सरसों हम लेके चल रहे हैं, देखी होगी आपने सरसों की फसल, ठीक है। अब सरसों की फसल हमने, जैसे आज हमने सरसों की फसल बो दी, सरसों के बीज हमने खेतों में या मिट्टी में डाल दिए। अब मान के चलना 1 महीने के बाद में, उसमें कितने दिन के बाद में पुष्पन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी? सरसों के अंदर जैसे ही हम सरसों के बीज मिट्टी में डालेंगे, तो कितने दिन के बाद में पुष्पन की क्रिया होगी? पुष्प कितने दिन में निकलना प्रारंभ होंगे? लगभग 1 या 1.5 महीने का समय तो लगेगा। तो 1-1.5 महीने से पहले आप देखना, उसमें जड़, तना, पत्ती जो होते हैं वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। तो यही उनकी क्या होती है? किशोर अवस्था होती है। और पादपों में किशोर अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? कायिक अवस्था के नाम से जानते हैं। बैठ गई समझ में? आगे समझ में सबके? किसी के कमेंट्स हैं क्या? ठीक है। अब थर्ड आती है इसके बाद में तीसरी प्रावस्था। देखो, किशोरावस्था में क्या हो रहा है? जननांगों का विकास हो रहा है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनका विकास होना प्रारंभ हो जाता है, ठीक। पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए हैं वो। तीसरी प्रावस्था आती है जनन प्रावस्था, इसको रिप्रोडक्शन फेज के नाम से भी जानते हैं। जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था जो होती है ना, इस प्रावस्था, देखो नाम से ही मालूम चल रही है जनन प्रावस्था। इस प्रावस्था में प्रारंभिक अवस्था जो होती है उसको हम युवा अवस्था के नाम से जानते हैं, और युवा अवस्था के बाद की जो अवस्था होती है इसको हम प्रौढ़ अवस्था के नाम से भी जानते हैं। ये अवस्था जो होती है वो लगभग 20 वर्ष से लेके 35 या 40 वर्ष तक की अवस्था होती है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि नर या मादा दोनों के अंदर या पादपों के अंदर जननांग जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं, पूर्ण विकसित हो जाते हैं। युवा उसमें किशोर अवस्था में क्या हुआ था? जननांगों का विकास प्रारंभ हुआ था। और युवा अवस्था में क्या होता है? 20 से 40 वर्ष की अवस्था में जननांग जो होते हैं वो पूर्ण रूपेण क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाते हैं। इसी अवस्था में क्या होता है, आपने देखा होगा, इसी अवस्था में भारत के अंदर खासकर इसी अवस्था के दौरान शादियां होंगी। शादी की न्यूनतम उम्र कितनी है? लगभग लगभग 21 वर्ष है ना, ठीक है। तो इसी अवस्था के दौरान क्या होती है? शादियां होंगी भारत के अंदर, अर्थात इनके अंदर क्या होता है? युग्मकों का निर्माण पूरी तरह से होना प्रारंभ हो जाता है। और इसी अवस्था के दौरान जीव जो होता है ना वो संतति उत्पन्न करने योग्य होता है, इसी प्रावस्था के दौरान। क्लियर है यहां तक? दूसरा, प्रौढ़ अवस्था जो होती है, प्रौढ़ अवस्था ये 40 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, लगभग 55 या 60 वर्ष तक की अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है? इस अवस्था में आपने देखा होगा मानव की कार्य क्षमता में धीरे 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 कमी आना प्रारंभ होती है। जो कार्य क्षमता इस एज में रहेगी, ठीक है, व्यक्ति के अंदर जो पावर इस एज में रहेगी वो ही कार्य क्षमता वो इस एज में रहेगी या नहीं रहेगी? बोलो, तुम्हारे अंदर जो काम करने की शक्ति है वो तुम्हारे माता पिता जो हैं, जो लगभग 40 साल से ऊपर के हैं, उनके अंदर है ऐसी, जितनी फुर्ती तुम्हारे अंदर है उतनी उनके अंदर अब नहीं है। लेकिन जब वो तुम्हारी एज पे थे तब उनके अंदर वो फुर्ती थी, ठीक है। तो ये प्रौढ़ अवस्था कहलाती है। अगली अवस्था आती है, और हाँ, जनन प्रावस्था के दौरान ही क्या होता है? पादप जो होते हैं, पादपों के अंदर किसकी क्रिया होगी? पुष्पन की क्रिया होती है। पादपों के अंदर पुष्पन की क्रिया होगी, ठीक है। और पुष्पन की क्रिया जो होती है, अब देखो पुष्पन क्रिया के आधार पे हम पादपों को 2 भागों में बांट के चल रहे हैं। 2 भाग कौन कौन से हैं? एक तो होते हैं मोनोकॉर्पिक, पुष्पन के आधार पे, और ये आपने देखे भी हैं। पहले हैं मोनोकॉर्पिक, और दूसरे हैं पॉलीकॉर्पिक।
मोनोकॉर्पिक और ये हिंदी में भी नाम यही है, इंग्लिश में भी नाम यही है। इनको बोलते हैं हिंदी में मोनोकॉर्पिक, और इनको वही पॉलीकॉर्पिक। ये हम पादपों में पुष्पन के आधार पर देखते हुए चल रहे हैं। देखो, मोनोकॉर्पिक का मतलब होता है कई पादप ऐसे होते हैं, पादप कि उसके संपूर्ण जीवन में केवल एक बार ही क्या आते हैं, एक बार ही पुष्प आते हैं। ठीक है, ऐसे पादप जिनके संपूर्ण जीवन काल में केवल और केवल कितने बार, एक बार ही पुष्प आते हो, ऐसे पौधे जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मोनोकॉर्पिक पादप के नाम से जानते हैं। अब ऐसे कौन से पादप हैं, किसी का नाम बताओ, ऐसे कौन से पादप हैं? चलो किताब के छोड़ो, आप लोग अपने यहाँ के बताओ, हमारे यहाँ पे ऐसे कौन से पादप हैं जिनके संपूर्ण जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्प आते हैं? ऐसा कोई पादप बताओ। कोई नहीं है? नहीं है ना, याद नहीं है कोई भी? अच्छा, चलो बहुत सिंपल है। सरसों को तो देखी है आपने, बोलो। सरसों के पादप में पुष्प एक बार आएंगे या हर साल बार बार आते हुए चलेंगे? बोलो, कितनी बार आएंगे? एक बार ही आएंगे। उसमें एक बार ही पुष्प आते हैं और पुष्पन होने के बाद में पादप क्या हो जाता है, मृत हो जाता है, होता है ना। तो सरसों मोनोकार्पिक है या पॉलीकार्पिक है? मोनोकार्पिक। अब दूसरा है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक कहते हैं कि पादप जो होता है ना, पादप के संपूर्ण जीवन में एक से ज्यादा बार पुष्प आते हैं। पादप के संपूर्ण जीवन काल में यदि एक से ज्यादा बार पुष्प आए तो ऐसे पौधे कौन से होंगे, पॉलीकार्पिक पौधे कहलाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे गुलाब का पादप है। गुलाब के देखें, नहीं देखे? देखे या नहीं देखे गुलाब के पौधे? चलो नहीं देखे। नीम के देखे हैं? देखे हैं। बबूल वगैरह, कीकर वगैरह ये उग रही है, देखे हैं। इनमें क्या होता है, एक बार पुष्प आते हैं, उसके बाद में पादप नष्ट हो जाते हैं ना। ऐसे ही तो होते हैं, नहीं होते? हर साल इनमें अपने मौसम के अनुसार क्या आती है, पुष्पन की क्रिया होती है। तो ऐसे पौधे कौन से होंगे, पॉलीकार्पिक पौधे होंगे। जिनमें केवल और केवल एक बार ही पुष्प आए वो मोनोकार्पिक, और जिनमें बार बार मौसम के अनुसार, ये नहीं है कि कभी भी पुष्प आ जाए, मौसम के अनुसार जिनमें पुष्प आए वो कौन से होंगे, पॉलीकार्पिक पौधे होते हैं। अब सुनो, बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन इसी के ऊपर, तुम्हारे राजस्थान बोर्ड के बता रहा हूं कि पहले हम मोनोकार्पिक पे देख रहे हैं। मोनोकार्पिक कि एक पादप है, सबसे बड़ी घास कौन सी होती है, सबसे बड़ी घास, लिख तो रही है सामने, बांस। सबसे बड़ी घास यही होती है, ध्यान रखना। ठीक है, बॉम्बूसाइडी इसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो बांस जो होते हैं ना, बांस का जीवन काल जो होता है, इसकी जीवन अवधि जो है, ये पहले भी बताई थी, जीवन अवधि 90 वर्ष की होती है, 90 वर्ष। ठीक है, अब जब भी, जैसे हमने आज बांस के बीज या बांस को रोपित किया, हमने बांस के बीज हमने डाले, तो बांस के बीज आज जब पादप उगेगा तो उसके लगभग 45 से 50 वर्ष के दौरान, ठीक है, आज से जब हमने बीज डाले हैं तो उसके आज से 45 से 50 वर्ष के दौरान इनमें क्या होती है, पुष्पन की क्रिया होती है। इनमें एक बार ही पुष्पन की क्रिया होगी, और वो भी 45 से 50। कहीं कहीं पे क्या है, औसत आ जाता है लगभग 48 वर्ष। तो इसमें कंफ्यूज मत हो ना कि यहाँ 48 वर्ष दी है और मैंने 45 से 50 वर्ष बताई है। तो बांस की जीवन अवधि जो है वो 90 वर्ष है, और इसमें 45 से 50 वर्ष के दौरान
क्या होती है, केवल और केवल एक बार ही पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, उसके बाद में इसमें जीवन में कभी भी पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। क्लियर हो गई। तो बांस कैसा पौधा पौधा है, मोनोकार्पिक या पॉलीकार्पिक? पॉलीकार्पिक है ना। अच्छा मोनोकार्पिक, और सोचो एक बार और, मोनोकार्पिक। अब दूसरा है इसके बाद में, एक और एग्जांपल है नीला कुरेंजी, ये भी बोर्ड में आया हुआ है। नीला कुरेंजी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है स्ट्रोबिलेंथस पुन्नियाना। ठीक है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना आप लोग कि कभी भी बोर्ड के एग्जाम में, बोर्ड के क्या, किसी भी एग्जाम के अंदर मान के चलना आपको किसी भी पादप का या जंतु का वैज्ञानिक नाम आ जाए, किसी भी का भी, तो हमेशा ध्यान रखना यदि आपने नाम सही लिखा है और आपने अंडरलाइन नहीं करी है ना, तो सही होते हुए भी आपका नाम गलत है वो। जैसे बोर्ड के एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया नीला कुरेंजी का वैज्ञानिक नाम क्या है, या फिर वहां ये पूछ लिया आपसे मटर जो होती है, मटर का वैज्ञानिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, आप आंख बंद करके लिखिए आए वहां पे पाइसम सेटाइवम। सही है या गलत है ये, बोलो। यदि आपने अंडरलाइन नहीं करी ना, तो पाइसम सेटाइवम शुद्ध लिखते हुए भी आपका क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा वहां पे। ठीक है, आप लोग तो खुश होके आएंगे कि हम लोग सही लिख के आए हैं, लेकिन जब रिजल्ट आएंगे ना, वहां नंबर देखेंगे तब तुम्हें मालूम चलेगी कि नंबर हमारे कहाँ कटे हैं। क्लियर हो गई। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि हिंदी मीडियम से हो तुम लोग, यदि इंग्लिश मीडियम में होते वो तो क्या है कर्सिव में टेढ़ी लिख के आ जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम से लिखने वाले ज्यादातर इसमें बहुत गलती करके आते हैं, जल्दी जल्दी में अंडरलाइन छोड़ के आ जाएंगे। तो हम इसकी बात कर रहे थे, चलो मटर की बात करें। मटर तो देखिए तुमने, मटर, मटर के अंदर पुष्प आते हुए देखे हैं, तो जीवन में कितनी बार पुष्प आते हैं मटर में, कितनी बार आएंगे, एक बार पुष्प आते हैं। ठीक है, तो मटर के अंदर एक बार पुष्प आएंगे, तो मटर कैसा पादप है, मोनोकार्पिक प्लांट्स हुआ। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, नीला कुरेंजी की, ये आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। नीला कुरेंजी जो होता है ना, नीला कुरेंजी भारत के अंदर ज्यादातर दक्षिण राज्य जो होते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा वगैरह, वहां पे पाया जाता है। और नीला कुरेंजी के अंदर पिछले 2000 अक्टूबर 2006 में, इस नीला कुरेंजी के अंदर क्या होता है, पुष्पन की क्रिया जो होती है वो 12 वर्ष में होती है। 12 वर्ष में एक बार क्रिया होती है, जैसे कुंभ का मेला लगता है ना 12 वर्ष में एक बार, ऐसे ही नीला कुरेंजी के अंदर 12 वर्ष में एक बार पुष्पन की क्रिया होती है। ठीक है, पिछली बार अक्टूबर 2006 में, सितंबर अक्टूबर 2006 में क्या हुआ था, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, गोवा, ये जो राज्य थे, इन राज्यों में इतनी ज्यादा इस नीला कुरेंजी में पुष्पन की क्रिया हुई कि जो सड़कें थी ना, सड़कों के किनारे यहाँ पे क्या हुआ था, पुष्पों का एक ऐसा लगा था जैसे कालीन सा बिछ गया हो, जैसे मैटिंग है ना, ऐसा लग रहा था जैसे सड़कों पे, सड़कों के किनारे या बगीचों में, क्या पहाड़ी क्षेत्रों में, ऐसा लग रहा था जैसे एक कालीन सा पुष्पों का क्या बिछा हुआ है, कालीन सा बिछा हुआ है। जैसे आपने कभी टीवी में या किसी सीरियल में, रामायण महाभारत में नहीं देखा कि पुष्पों की वो लगा देते थे, रास्ते पे पूरे पे फूल फूल बिछा देते थे, ऐसे ही ये प्रतीत हुआ था। इतनी ज्यादा नीला कुरेंजी के जो पादप थे, अक्टूबर 2006 की बात है, इतनी ज्यादा उनमें पुष्पन की क्रिया हुई कि पूरे पहाड़ी क्षेत्रों में, सड़कों के किनारे पुष्पों का क्या बिछ गया, एक कालीन सा बिछ गया वहां पे। ठीक है, और अब वर्तमान में, अब ये लगा लो 2006 में हुई है घटना, उसके बाद में कितने वर्ष बाद फूल आते हैं इसमें, 12 वर्ष बाद आते हैं। तो अक्टूबर 2006 के बाद में ये घटना कब हुई है फिर, 2018 में, लेकिन वो 2018 आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये पब्लिकेशन जो है वो पहले का ही चला हुआ आ रहा है। तो ये ध्यान रखना, नीला कुरेंजी, ये क्वेश्चन आता है नीला कुरेंजी में पुष्पन की घटना को समझाइए,
ये क्वेश्चन है। तो नीला कुरेंजी, पहले तो इसका वैज्ञानिक नाम लिख दिया, स्ट्रोबलेंथस कुनियाना, ठीक है। नीला कुरेंजी में ये लिखना है कि नीला कुरेंजी के अंदर पुष्पन की क्रिया जो होती है वो 12 वर्ष में एक बार होती है। और अक्टूबर 2006 में इस पादप में इतनी ज्यादा पुष्पन की क्रिया हुई इन पादपों में कि कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्य जो हैं उनमें सड़कों के किनारे और पहाड़ी क्षेत्रों में क्या हुआ था, पुष्पों का कालीन सा बिछा हुआ दिखाई दिया था। और उस क्रिया से या उस दृश्य को देखने के लिए उन राज्यों में क्या हुआ था, बहुत ज्यादा पर्यटन हुआ था। मतलब लोग जो थे, टूरिस्ट जो थे, वो बहुत ज्यादा पहुंचने लगे थे उस जगह को देखने के लिए, क्योंकि ये क्या है, बिल्कुल नेचुरल चीज है, ठीक है। अभी जैसे मान के चलना, यहाँ पहाड़ों पे कोई झरने वगैरह बहने लग जाएं बारिश के मौसम में, ठीक है, तो वहां देखने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे उनको। तो ऐसे ही ये नेचुरल चीज थी। उससे क्या हुआ था, साउथ राज्य जो है, साउथ स्टेट जो है, उनमें टूरिस्ट जो थे वो बहुत ज्यादा पहुंचने लगे थे, तो वहां पे पर्यटन को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला था। क्लियर हो गई यहाँ तक। ये कौन सी क्रिया हुई, ये क्या नाम है, पहली आपकी भ्रूणावस्था हो गई, दूसरी कौन सी अवस्था, जनन अवस्था हो गई, और तीसरी अवस्था कौन सी हो गई, किशोर अवस्था हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में अगली अवस्था आती है वृद्धावस्था। अब जब जन्म लिया है तो वृद्धावस्था भी आएगी, या इसको जीर्ण अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो अवस्था होती है वो लगभग 60 वर्ष के बाद की अवस्था होती है, 60 वर्ष के बाद की अवस्था। अच्छा, वृद्धावस्था के लक्षण क्या होंगे, जीर्ण अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, मानव की बात कर रहे हैं हम लोग या जंतुओं की बात कर रहे हैं। वृद्धावस्था में क्या होता है, जो ऊतक होते हैं ना, ऊतकों में क्या होने लगती है, क्षति होने लगती है। वृद्धावस्था में मान के चलना हाथ पैर टूट जाएं तो वो जल्दी से जुड़ जाएंगे, नहीं जुड़ेंगे। बूढ़े लोग तो आपने देखे होंगे जैसे जैसे बूढ़े होते हुए जाएंगे। दूसरा कि इस अवस्था में क्या होता है, कार्य करने की क्षमता जो होती है, कार्य करने की क्षमता, उसमें क्या होगी, वृद्धि होगी ना। हाँ, कार्य, ध्यान रखो क्या बोल रहे हैं, कार्य करने की क्षमता में क्या होगी, कमी होती है इस अवस्था के दौरान। और इस अवस्था में क्या होता है, व्यक्ति की अकाल मृत्यु का भय बना रहता है। हाँ, अभी फिलहाल क्या है, कोरोना चल रहा है, कोरोना में भी क्या था, ज्यादातर बूढ़े लोग जो हैं, 65 वर्ष से ऊपर के जो लोग हैं, उनकी ज्यादा सेफ्टी की थी ना। तो इनकी अकाल मृत्यु का भय बना रहता है कि कब इनके अटैक पड़ जाए, कब ये सोते हुए रह जाएं, सुबह उठे नहीं उठे, ठीक है। तो ये कौन सी अवस्था होती है, वृद्धावस्था होती है। तो 4 अवस्थाएं आ गई समझ में। सबसे पहली अवस्था कौन सी होती है, भ्रूणावस्था। दूसरी अवस्था कौन सी है, किशोरावस्था। तीसरी कौन सी हो गई, जनन अवस्था। और चौथी कौन सी है, वृद्धावस्था। यदि आपसे ये पूछे पुष्पन क्रिया का आना कौन सी अवस्था में होता है, पुष्पन के पादपों में पुष्पन की क्रिया कौन सी अवस्था में होती है, जनन अवस्था में होती है। पादपों में जड़ों का निर्माण कौन सी अवस्था में होता है, किशोर अवस्था में होता है। पादप में तने का निर्माण कौन सी अवस्था में होगा, कौन सी, बोलो, किशोर अवस्था। वहां मत पहुंचो, वहां लाइन लगाइए तो, ठीक है। अच्छा, पादप में बीज का अंकुरित होना वो कौन सी अवस्था होगी, पादप में बीज का अंकुरण कौन सी अवस्था है, भ्रूण अवस्था होती है। ध्यान रख लेंगे ये। तो ये जीवन की 4 अवस्थाएं यहां कंप्लीट हो गई, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लैंगिकता के आधार पर। आज केवल समझा रहे हैं, कल लिखा देंगे, ठीक है। तो लैंगिकता के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा है, लैंगिकता के आधार पर। लैंगिकता के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, ये चीज देखनी है। देखो, लैंगिकता के आधार पर जीवों को हम 2 भागों में बांट के चलते हैं, ठीक है। अच्छा, लैंगिकता जो होती है इसमें नर और मादा जननांग जो होते हैं, नर व मादा जननांग, इनको देखा जाता है।
मानव जो होता है वो लैंगिक रूप से एक लिंगी है, द्विरूपी वो है, द्विलिंगी है, एक लिंगी होता है। तो ऐसे प्राणी, इनको दो भागों में बांटा है। पहले होते हैं मोनोसेक्सुअली या एक लिंगी प्राणी, और दूसरे होते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी या इनको बोलते हैं द्विलिंगी प्राणी या बाइसेक्सुअल के नाम से जानते हैं इनको। एक लिंगी का मतलब क्या होता है कि ऐसे जीव जिनमें या तो केवल और केवल नर जननांग पाए जाते हों, और ऐसे जीव जिनमें केवल और केवल मादा जननांग पाए जाते हों। अर्थात कहने का मतलब है कि नर जननांग और मादा जननांग दोनों अलग अलग प्राणियों पे पाए जाते हों। ऐसे जीव जो होते हैं वो कौन से होंगे? एक लिंगी जीव होते हैं। जितने भी कॉर्डेट्स जो होते हैं, कॉर्डेटा जो हैं, अब कॉर्डेटा कौन कौन से हैं बताओ? कॉर्डेटा कौन कौन से होते हैं? शुरू से पहली क्लास से ही बोलते हुए आ रहे, कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा, बोलो। ये बाद में और परेशान करेंगे ये कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा। इन्हें तो एक तरह से ये मान के चलो खाने में नमक, ठीक है, कि कोई भी सब्जी बनाओ, कुछ भी बनाओ, नमक तो उसमें डलेगा ही। तो ऐसे ही इनको कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स को जब बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इनको तो याद रखना ही पड़ेगा। कॉर्डेटा पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एवीज और मैमेलिया, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? एक लिंगी प्राणी होते हैं। अधिकांश नॉन कॉर्डेट्स भी होते हैं। द्विलिंगी या उभयलिंगी प्राणी, ऐसे प्राणी जिनमें एक ही जीव पर दोनों जननांग पाए जाते हों। एक ही जीव पर दोनों जननांग उपस्थित हो। जैसे केंचुआ देखा होगा, केंचुआ देखा है ना, केंचुआ पे दोनों जननांग एक ही जीव पे होते हैं। लास्ट ईयर पढ़े भी होंगे तो केंचुआ पढ़ा था क्या? नहीं पढ़ा होगा। तो दोनों जननांग जो होते हैं ना वो एक ही जीव पे पाए जाते हों। ऐसे जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? द्विलिंगी या उभयलिंगी जीव कहलाते हैं। बैठ गई समझ में? नहीं बैठी? बोलो। अब इसके बाद में अगला आता है, देखो इसमें से भी आने लायक क्वेश्चन है। आपने अलैंगिक जनन पढ़ लिया, कंप्लीट पढ़ लिया ना? अच्छा, अब अलैंगिक जनन के बाद में लैंगिक जनन, क्या लिख दिया? अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अच्छा, इनमें अब अंतर बताते हुए चलो, तुम लोगों ने पढ़ा है ना, अब अंतर देखते हुए चलना है इनमें, लैंगिक में और अलैंगिक जनन में क्या क्या अंतर है। सबसे पहली बात, लैंगिक अलैंगिक जनन जो है, अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है नहीं होता? बोलो। अलैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण नहीं होता है और लैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण होता है। दूसरी बात, युग्मक संलयन की क्रिया होगी या नहीं होगी? युग्मक संलयन अलैंगिक जनन के अंदर नहीं होता है। देखो एक दो बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर क्या है। कई अंतर बता देंगे, मोस्टली आप चार अंतर याद रख लेना बस, कोई भी जो तुम्हारी श्रद्धा हो वो याद कर लेना। और लैंगिक जनन में युग्मक संलयन की क्रिया होती है। अगली चीज आ जाओ, अलैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? एक। अच्छा, एक जीव भाग लेता है। ठीक है, और अलैंगिक में लैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेते हैं, एक नर होगा और एक क्या होगा? मादा होगी। अगली चीज, लैंगिक अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्लोन के नाम से जानते हैं। अर्थात संतति जो होती है, संतति जनक के हूबहू क्या होती है? समान होती है नहीं होती? इसी को हम क्या बोलते हैं? क्लोन के नाम से भी जानते हैं।
और लैंगिक जनन में आपके लिए लिखाया था, नोट डाल के ध्यान करो, कि इस जनन में उत्पन्न संतति जो होगी वो जनकों से कैसी होगी, भिन्न भी होगी। ठीक है, और यहां पे कैसी होती है, जनकों से भिन्न होती है। अगली चीज, युग्मनज का निर्माण किसमें होगा, युग्मनज का निर्माण, दोनों में से युग्मनज का निर्माण किसमें होगा, बोलो। लैंगिक जनन में होता है, तो अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता है, और यहां पे युग्मनज का निर्माण होगा। ठीक है, अगला, कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जो होती है ना, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आनुवांशिक भिन्नताएं नहीं मिलती हैं। आनुवांशिक भिन्नता इसमें नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, जैसे मान चलना ये एक कोई भी पादप है, इस पादप के अंदर जितने गुणसूत्र होंगे, जैसे इसके अंदर मान चलना कितने 70 गुणसूत्र हैं। अब जब भी इससे संतति बनेगी तो संतति हुबहू उसमें भी ऐसे की ऐसे क्या आएंगे, गुणसूत्र आएंगे ना। जबकि लैंगिक जनन में क्या होगा, लैंगिक जनन के अंदर हम मानव की बात करके चल रहे हैं कि 23 गुणसूत्र तो हमें किससे मिल रहे हैं, पिता से, और 23 किससे मिल रहे हैं, हमें माता से मिल रहे हैं। तो ये अलग अलग गुणसूत्र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, संतति के अंदर आ रहे हैं ना। तो ये ही संतति, ये क्या कहलाती है, आनुवांशिक भिन्नता को प्रेरित करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होगी, आनुवांशिक भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अगली बात, कि लैंगिक जनन में, अलैंगिक जनन में आपको ये लिखाया था कि संतति जनकों के कैसी है, समान है। तो समान यदि संतति है, मतलब वो भिन्न नहीं मिल रही है, तो ऐसी संतति जैव विकास में सहायक होगी या नहीं होगी, मतलब नई जातियों का निर्माण करने में सहायक होगी या नहीं होगी। ये जैव विकास के अंदर सहायक नहीं होती है, जैव विकास में सहायक नहीं होगी। जबकि लैंगिक जनन जो होता है, इससे क्या होगा, जैव विकास होगा, नई नई जातियों का निर्माण होगा इससे। ठीक है, कितने अंतर हो गए, 7 हो गए, और देखें, बोलो, या काफी है ये, क्या, ठीक है। इनमें से है ना कोई भी 4 अंतर याद कर लेना, वो ही तुम्हारे लिए बहुत हैं, 4 अंतर जो हैं। ठीक है, अब इसके बाद में 1 मिनट रुकना। देखो आगे, ये तो हो गए आपके कौन से, लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर। अब लैंगिक जनन की घटनाएं देखनी है, वो आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, लैंगिक जनन की घटनाएं। लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है। लैंगिक जनन की घटनाओं से मतलब, अच्छा, अभी आपको थोड़ी देर पहले ये बताया था, एक लिंगी शब्द बताया था, एक लिंगी, और एक बताया था द्विलिंगी, ये बताया था ना। एक लिंगी शब्द जो है ना, इसको हम सम थैलेसी के नाम से भी जानते, सॉरी, विषम थैलेसी के नाम से भी जानते हैं। विषम थैलेसी, सुन ले 1 मिनट, कि प्लांटी जो है ना, प्लांटी पादप जो है, पादपों को 5 भागों में बांटा था, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ध्यान है ये। तो इनका शरीर जो होता है ना, इनके शरीर को हम बोलते हैं थैलस के नाम से जानते हैं, इनके शरीर को थैलस के नाम से। ठीक है, थैलस जो होता है, यदि मान के चलना थैलस पे या शरीर पे अलग अलग जननांग हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, हम एक लिंगी के नाम से जानते हैं। और अलग अलग हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, विषम थैलेसी के नाम से भी जानते हैं, विषम थैलेसी। और द्विलिंगी का मतलब होता है यदि एक ही थैलस पे, एक ही शरीर पे नर जननांग भी हो और मादा जननांग भी हो, दोनों कैसे हो, लगभग समान से हो, तो इनको क्या बोलते हैं, हम सम थैलेसी के नाम से जानते हैं। ये नाम ध्यान रख लेंगे ना, थैलस का मतलब होता है शरीर जैसा, और ये ज्यादातर लोअर प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए हम काम में लेके चलते हैं थैलस शब्द। तो अब आते हैं लैंगिक जनन की घटनाएं कौन कौन सी हैं। इनमें से क्वेश्चन आते हैं केवल और केवल 1 नंबर के,
1 नंबर का क्वेश्चन आता है इनमें से। सुनो, लैंगिक जनन, इसकी घटना सबसे मुख्य घटना होती है निषेचन। लैंगिक जनन की सबसे मुख्य घटना है निषेचन, या जिसको हम फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। सेकंड और थर्ड चैप्टर दोनों के अंदर ये आ रही है तुम्हारे लिए परेशान करने के लिए। निषेचन का मतलब, निषेचन या फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, एक शब्द है युग्मक संलयन, ध्यान से सुनना, युग्मक संलयन, और एक शब्द है हमारे पास में निषेचन। ठीक है, युग्मक संलयन का मतलब होता है नर युग्मक और मादा युग्मक। ये जैसे 2 युग्मक हो गए, नर युग्मक मान लिया हमने ये, और ये मादा युग्मक। इन दोनों युग्मकों का आपस में मिलना वो क्या कहलाता है, बोलो, युग्मक संलयन कहलाता है। जैसे आप लोगों ने घर में आपकी मम्मी दादी कोई भी खाना बनाते हुए आपने देखे होंगे, जब भी वो आटे के अंदर, जैसे आटा ले लिया, आटे के अंदर पानी को डालेंगे, पानी डाला उन्होंने, तो पानी डालने के बाद में क्या वो आटा अपने आप ही उसमें घुस जाएगा, क्या पानी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो आटे के अंदर जब पानी डालेंगे तो पानी और आटा जो है वो आपस में क्या हो गए, टच हो गए ना। तो ऐसी घटना, अर्थात दोनों युग्मक आपस में क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मिल रहे हैं। तो ये जो घटना होती है इसको हम क्या बोलते हैं, युग्मक संलयन के नाम से जानते हैं। ठीक, लेकिन यदि इनके बीच में से ये भित्ति क्या हो जाए, गायब हो जाए, ये भित्ति गायब हो जाए और इनके दोनों के कोश का द्रव्य अच्छी तरह से मिल जाए, दोनों का केंद्रक जो है वो भी आपस में अच्छी तरह से मिल जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इस घटना को, केंद्रकों के आपस में मिलना जो होता है इसको हम केंद्रक संलयन के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुन लेना, युग्मक संलयन का मतलब है युग्मकों का आपस में मिलना। ठीक, जैसे ये उंगली है, दोनों आपस में मिल गई, इस स्थान से मिल रही है ना, ये दोनों जुड़ रही हैं, तो ये क्या हो गया, संलयन हो गया। लेकिन इस स्थान की खाल को मैं हटाऊं, इसकी खाल को मैं हटाऊं और दोनों को ऑपरेशन करके जोड़ दें, टांके लगा दें इनमें, तो दोनों का रक्त जो होगा अंदर से आपस में मिलेगा, नहीं मिलेगा, मिलता है ना। तो ये घटना, दोनों का केंद्रक यदि मिलके, ये भी अगुणित केंद्रक और ये भी अगुणित केंद्रक, दोनों का केंद्रक मिलके द्विगुणित केंद्रक का निर्माण करे, तो इसको क्या बोलते हैं, हम केंद्रक संलयन के नाम से जानते हैं। तो निषेचन की जो घटना होती है ना, निषेचन की घटना युग्मक संलयन से प्रारंभ होकर और कहां तक जाती है, केंद्रकों के आपस में जुड़ने तक जाती है। बैठ गई समझ में, गुणसूत्रों, और जैसे ही केंद्रकों के बीच की भित्ति ये गायब होगी और इनके अंदर जो गुणसूत्र हैं वो आपस में मिलेंगे, उसके बाद में फिर निषेचन के बाद की घटना हो जाएगी। नहीं बैठी समझ में, बैठी समझ में कुछ? अच्छा, अब देखो सबसे पहली घटना आती है कौन सी, सबसे पहले हम निषेचन शब्द को लेके चल रहे हैं। लैंगिक जनन की सबसे मुख्य घटना जो है वो कौन सी है, निषेचन है, ध्यान रखना, सबसे मुख्य घटना फर्टिलाइजेशन होती है। अब फर्टिलाइजेशन से पहले की एक प्रावस्था होती है और इसके बाद की प्रावस्था होती है। जैसे कोई भी शादी वगैरह होगी, कई शादी आपने अटेंड भी करी होंगी, तो शादी कब मानी जाएगी, शादी तब मानी जाएगी जब 7 फेरा पड़ जाएंगे, यही तो होगा। तो 7 फेरे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, शादी हो जाएगी, कंप्लीट मानी जाएगी। लेकिन इन 7 फेरे जो पड़ रहे हैं, जो वहां पे हवन पे या वहां बैठेंगे, उससे पहले भी कई दिन तक शादी के काम होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। जैसे सगाई होना या फिर लगन होना, ये भी किस में आते हैं, शादी के अंदर आते हैं। कई बार आपने देखा है लगन सगाई हो गई उसके बाद में भी वो टूट जाती हैं, तो वो शादी मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाती। मुख्य शादी कौन सी होती है, ये वाली क्रिया जब हो जाएगी। तो ऐसे ही लैंगिक जनन की मुख्य घटना कौन सी है, निषेचन की। जैसे सगाई से 7 फेरे से पहले भी लगन सगाई टीके वगैरह ये जो रस्में हैं ये रस्म होंगी, ऐसे ही निषेचन से पहले की जो घटना होती है उन्हें हम निषेचन पूर्व की घटना बोलते हैं, निषेचन पूर्व की घटना। ठीक है,
अब फिर 7 फेरे के बाद में भी कोई ना कोई रस्म होंगी, विदाई होगी, फिर आना जाना होगा, 2 4 5 दिन भी क्या होंगे उनमें निकलेंगे। तो ऐसे ही निषेचन के बाद की जो घटना होती है उन्हें निषेचन पश्च की घटना बोलते हैं। बैठ गई समझ में? तो 3 मुख्य घटनाएं हैं इसके। सबसे मुख्य घटना यदि पूछे तो कौन सी घटना है? फर्टिलाइजेशन की। और यदि इसके आधार पे हम देखें तो 2 घटनाएं और हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व की और पश्च की घटना बोलते हैं। अच्छा, तो ये जो घटना है ना वो अगले वीडियो में लेके चलेंगे और इनको पढ़ना जरूर। और हाँ, एक चीज और सुनना सभी, बुधवार के दिन, बुधवार के दिन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा कि इसी दिन आपके लिए पिछले 10 साल से, ठीक है, पिछले 10 साल से सीबीएसई बोर्ड प्लस राजस्थान बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन जो हैं वो भी आपको सॉल्व हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आपको आपकी कॉपी में ही मिल जाएंगे। दूसरी बात कि कई साल से नीट की जो तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे, नीट के जो क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से संबंधित, वो भी आपके लिए बुधवार को या चैप्टर खत्म होने के बाद में गुरुवार को आपको उन्हें भी बता देंगे। क्लियर हो गई? ठीक है, धन्यवाद।